गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके थे और आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन। मिस्टर एक्स हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। मिस्टर एक्स का इनकम दिया हुआ है और क्या क्या दिया वो नीचे। सैलरी एट 12,000 per month, bonus at 6 month salary, traveling allowance for tour at rupees 300 per month, entertainment allowance 500 per month, commission equal to 4 month pay, और he is also provided with a rent free furnished quarter in a city population 15 lakh, और इसको लंच भी मिल रहा है 60 रुपीज़ पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। ही क्लेम इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, entertainment allowance, और फिर हिज कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 2000 पर मंथ और इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज 9.5%। बोला कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी। पिछला वाला क्वेश्चन में आपका ग्रोस सैलरी बोला था, यहाँ टैक्सेबल सैलरी बोला है, तो उसमें डिडक्शन वगैरह माइनस करेंगे। देखिए एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वही सीखना है। हम लगातार आपको क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट किए हैं, 15 के बाद 16, 17, 18 ऐसे करके 20-25 क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। आपको उसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, और आपका आराम से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और 20 नंबर आराम से आएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे और रट्टा लगा के जाएंगे तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 1, जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है उसको बस लिखते जाना है। मिस्टर एक्स, अच्छा हेडिंग में लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। आप हेडिंग बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। इसको मिल रहा है बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 1,44,000। जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है एम्प्लॉय को उसको बस लिखते जाना है। उसके बाद इसको मिला है बोनस मिला है 6 मंथ सैलरी के बराबर, तो 1 महीने का 12,000, 6 महीने का 72,000। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर, एम्प्लॉय को एक सिटी से दूसरी सिटी अपने ऑफिस के काम के लिए भेजता है तो उसके आने जाने के भाड़ा देता है, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अगर भाड़ा जो मिला मान लो 10,000 रुपये का, 10,000 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है भाड़ा 300 रुपये पर मंथ देता है, तो हर महीना दूसरी सिटी भेजता होगा काम के लिए, तो 300 रुपया आने जाने का भाड़ा देता है। अगर ये पैसा एम्प्लॉय बचा लेता है, फॉर एग्जांपल मान लो 300 दिया लेकिन इन्होंने सिर्फ 200 ही खर्च किया तो 100 बच गया, तो वो 100 रुपया यहाँ टैक्सेबल होता है, ये रूल है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर लिए, और सारे पैसे खर्च कर दिए तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रूल क्या है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए जो अगर एम्प्लॉय को पैसे देता है, आने जाने के भाड़े देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस में अगर आपने पैसे बचाए तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये अज्यूम कर लेंगे कि आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, लिखो टोटली एग्जेम्प्टेड है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि कितना बच गया तो वो टैक्सेबल होता है, तो किसी क्वेश्चन में अगर वैसा मिलेगा तो उसको ध्यान दीजिएगा। फिर है इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर 500 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, तो 12 महीने का हो जाएगा 6,000। उसके बाद कमीशन इक्वल टू 4 मंथ पे, कमीशन इक्वल टू 4 महीने के सैलरी के बराबर, तो 1 महीने की सैलरी है 12,000 इंटू 4। देखिएगा कमीशन जो दिया है ना ऑन परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब जो सेल होता है उसके बेसिस पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ये 4 महीने के सैलरी के बराबर दिया हुआ है। तो फिक्स परसेंट ऑफ सैलरी जो बोलते हैं ना, वो लाइन लिखा हुआ नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे इसका काम पड़ेगा। सिंपली ये 4 महीने की सैलरी जितना है उतना कमीशन मिलता है इसको, तो ये 48,000 हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करते करते हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप। फिर आगे इसको मिला है इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर, इसको एक घर मिला है फ्री में। क्योंकि इसका वर्किंग नोट होगा तो हम इसको ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस, वर्किंग नोट नंबर 1। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक करें अगर आप नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए अगर घर मिलता है एम्प्लॉय को तो देखा जाता है एम्प्लॉयर का है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का घर है तो फिर पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन अगर जहाँ घर मिला है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी,
10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, ये लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो घर है वो एम्प्लॉयर का है, और जहाँ पर घर मिला है उसकी पॉपुलेशन, उस सिटी के पॉपुलेशन 15 लाख है, तो 15 लाख इसके अंदर आ रहा है 10 लाख और 25 लाख के बीच, तो इसका मतलब उस घर की वैल्यू जो होगी वो 10% ऑफ सैलरी होगी। तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, इसको आप चेक ज़रूर करें। आइए तो देखिए यही बात बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख है, और जो वैल्यू एट ₹3000 पर मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर इस घर को आप रेंट पे देते, रेंट में लेते तो आपको 3000 रुपये पे करना पड़ता, तो फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है बोल सकते हो, तो उसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा, इसको साथ में फर्नीचर भी 10,000 रुपये का मिल रहा है, तो उसका काम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो घर है वो एम्प्लॉयर का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता एम्प्लॉयर का है कि नहीं, बट आपको पहचानना है। अगर घर एम्प्लॉयर आपको दिया और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मान लिया जाए कि घर एम्प्लॉयर का ही है, किसी दूसरा का घर उठा के नहीं न दे सकता है। अगर लिखा हुआ रहता कि घर दिया और उसका रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो फिर हम समझ जाते हैं कि चूँकि घर अब उसका अपना नहीं है इसलिए रेंट पे कर रहा है, बट क्वेश्चन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब घर एम्प्लॉयर का ही है। तो एम्प्लॉयर का घर है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालते हैं वैल्यू। तो लिखेंगे इस बात को, सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ रेंट फ्री हाउस which is owned by employer and population of the city is 15 लाख। 15 लाख है मतलब 10 लाख से ज़्यादा है। Hence value of this house will be 10% of सैलरी। और जैसा कि आप जानते हो इस वाले चैप्टर में सैलरी का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है, तो यहाँ लिखना होगा वेयर सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कमीशन होता है। अच्छा, बोनस भी लिख दो, बोनस प्लस ध्यान रखेंगे यहाँ पर कमीशन होता है, चाहे कोई भी कमीशन फिक्स% हो या फिक्स% ना भी हो तो भी कमीशन, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस। तो पहले ये सैलरी निकालेंगे और उसके बाद उसका 10% निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए बेसिक सैलरी है 1,44,000, डियरनेस पे क्वेश्चन में नहीं है, बोनस है, बोनस दिया 72,000 और कमीशन भी दिया हुआ है, यहाँ फिक्स% तो नहीं है लेकिन कमीशन दिया हुआ है 48,000, तो उसको भी लेंगे। हर जगह कमीशन में फिक्स% ऑफ कमीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर का 1% 2% ऐसे दिया हुआ रहता है, बट यहाँ पर केवल कमीशन है तो भी लेंगे इसमें, बाकी जगह नहीं लेंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग अलाउंस में कोई अमाउंट रहता तो उसको भी लेते, बट है नहीं। तो ये हो गया आपका बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, फिक्स% ऑफ मतलब कमीशन और बोनस, और इसके अलावा कोई भी और मॉनिटरी टर्म में अलाउंस मिला है तो उसको लेंगे। तो अलाउंस में देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 6,000, उसको भी काउंट करेंगे। तो ये सब मिलाकर होगा सैलरी, तब जाकर उसका 10% निकालेंगे और वो घर की वैल्यू हो जाएगी। सबको टोटल करने पर आ रहा है 2,70,000। देयरफॉर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, बिना फर्नीचर का जो हाउस होता है उसको अनफर्निश्ड बोलते हैं, हाउस इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000 का 10% 27,000। और अगर आपको फर्नीचर मिला है इसके साथ साथ, घर के साथ साथ, उसका 10% जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑफ द वैल्यू ₹10,000, इसको फर्नीचर भी मिला है 10,000 का, तो उसका 10% निकालते हैं। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10,000 के फर्नीचर है, जितना के फर्नीचर मिलेगा उसका 10% आपको ऐड कर देना है, वही उस घर की वैल्यू हो जाएगी 1,000। तो अब यहाँ पर नाम था वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, और चूँकि फर्नीचर का कॉस्ट आपने ऐड किया तो उसका नाम बदल कर हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। तो क्वेश्चन में अगर केवल घर मिला है खाली वाला मकान, फर्नीचर वगैरह आपको खुद लाना है, फर्नीचर मतलब टीवी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन सब, इसको फर्नीचर बोलते हैं। फर्नीचर का मतलब नॉट ओनली टेबल एंड चेयर, सब कुछ होगा फर्नीचर के अंदर। तो अगर फर्नीचर भी मिला है तो उसका नाम हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस, और केवल घर मिला है तो वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। तो 27 और 28,000, तो इस घर की वैल्यू होगी मॉनेटरी वैल्यू 28,000, यहाँ पर लिखना है 28,000। तो देख रहे हो सैलरी हो गया, बोनस, ट्रैवलिंग अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, कमीशन, और ये आपका वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस भी हो गया। अच्छा, इसके आगे लिखा है इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ फ्री लंच एट कंपनीज वैल्यू ₹60 पर मील
फॉर 300 वर्किंग डेज। देखिए फ्री लंच, इसके लिए क्या रूल है, वैल्यूएशन ऑफ फ्री लंच, इसे भी वर्किंग नोट पे आप दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर, कुछ भी नया चीज़ें आता है तो जिसका रूल्स है उसको ज़रूर दिखाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, लंच के लिए क्या रूल है सो सुनो। कंपनी, मान लो हम एम्प्लॉयर, आप है एम्प्लॉई, मेरी कंपनी जहाँ पर आप काम करते हो, मेरे कैंटीन है, वहाँ पर हम आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह फ्री में खिलाते हैं। आप आइए ऑफिस और वहाँ पर जितनी मर्जी लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करिए फ्री, कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए टैक्स पर्पस के लिए क्या रूल है, ब्रेकफास्ट जितना मर्जी करिए, उसमें कोई भी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, सारे अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्टेड। जितने मर्जी ब्रेकफास्ट अगर आपको देता है एम्प्लॉयर तो सारा कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन लंच और डिनर, लंच डिनर के लिए क्या है, 50 रुपया पर मील, एक बार का खाना को एक मील बोलेंगे तो 50 रुपया पर मील के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। मतलब 50 रुपये तक का खाना खाते हो तो उस पर कोई भी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50 रुपये से जैसे एक्सीड करता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जितनी मर्जी आप खाइए, एम्प्लॉयर पैसे नहीं लेंगे, लेकिन 50 रुपये से अगर आप ज़्यादा का लंच करते हो तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 70 रुपये का खाना खाया एक बार में और ये 300 दिन तक खाया, तो 50 रुपये से कितना ज़्यादा है, 20 रुपया। तो 20 रुपये इंटू 300 डेज, 300 मान लो पूरे साल भर में 300 दिन खाना खाया तो 300 इंटू 20, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये आपका इनकम माना जाएगा, टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। तो सिंपल रूल है, तो बस आपको याद रखना है 50 रुपया वाली बात। ब्रेकफास्ट फ्री है, लंच डिनर के लिए रूल है 50 रुपया तक। तो इस बात को लिख देते हैं यहाँ पर, वैल्यूएशन ऑफ फ्री लंच अप टू ₹50 पर मील इज एग्जेम्प्टेड। 50 रुपये पर मील एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको कितना लंच करा रहा है, 60 रुपये पर मील के हिसाब से 300 वर्किंग डेज। टोटल ऐसे लिख देते, टोटल वैल्यू आपको कितना वैल्यू का लंच मिला, 60 रुपये के हिसाब से मिला 300 दिन तक। 18,000 रुपये का आपने पूरे साल भर में लंच किया। लेस करेंगे, एग्जम्पशन कितना है, एग्जम्पशन 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, 50 रुपये इंटू 300, 15,000 रुपये एग्जेम्प्ट है। तो 3,000 रुपये का आपने टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपये का आपने जितना प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा करा है, तो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लंच 3,000 रुपये। ये कई मैथमेटिक्स से कई तरीके से निकाल सकते हो आप, सीधे सीधे भी निकाल सकते हो ना कि 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट है और आपने 60 रुपये का लंच किया तो 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, 10 रुपये और 300 दिन तक है, तो 10 रुपये इंटू 300 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। पैसे भी लिखिए, जैसा लिखने का मन है लिखिए, मैथमेटिक्स है। आपका प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कैसे लिखना चाहते हो लिखो, बस समझ में आना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहे हो। लेकिन इस बात को आप ज़रूर बताओगे कि 50 रुपये तक पर मील एग्जेम्प्ट होता है। बाकी आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए, आंसर होगा 3,000। तो फ्री लंच में होगा 3,000 रुपया। और ये जो वर्किंग नोट हम लिख रहे हैं, जो लैंग्वेज लिख रहे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि एकदम आप सेम टू सेम लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट बोलना क्या चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, रूल्स क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। अब नीचे कुछ लिखा है बी नंबर पॉइंट में, ही क्लेम, मिस्टर एक्स कुछ क्लेम कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वाटर बिल वगैरह उसके घर में आया 1600 रुपये का, 1600 रुपये का वाटर बिजली बिल का आया। तो गवर्नमेंट को बोल रहा है कितना रुपया आप छोड़ दीजिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस है, इस सबको भी छोड़ दीजिए मतलब आप जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो सैलरी वाले चैप्टर में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, बस एक 50,000 का एग्जाम्पशन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 200, इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपये तक एग्जाम्पशन मिलता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब, और एक प्रोफेशनल टैक्स। तो यही 3 ही एग्जाम्पशन मिलता है, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलते। तो क्वेश्चन में और बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दिया हुआ रहेगा, उसको इग्नोर करना है, छोड़ देना है, इन सबका कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में है हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एट 2,000 पर मंथ। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, इसके लिए क्या रूल है हमने पहले से बता रखा है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए इसका वीडियो अलग से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है। अभी हम उसको बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये वाला कर चुके हैं।
तो डायरेक्ट हम इसका वर्किंग लिख कर दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप पहले जितना रूल्स है उसको सेपरेट, उसके लिए वीडियो है, उसको पहले ज़रूर से देखें, क्योंकि डायरेक्ट इसको देखेंगे तो समझ में आने में काफ़ी दिक्कत होगी, और उसको एक बार समझ जाते हो तो सारी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगी। पहले उसको ही कंप्लीट करें, उसके बाद इसको देखें, कोई जल्दी नहीं है। देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए क्या रूल है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर आपके RPF अकाउंट में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। आप जितना जमा करते हो उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी करते हैं। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आपके अकाउंट में वो सैलरी का 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा हुआ तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो यहाँ देखना है कि क्या रूल अपने लिखना है। पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको बताना है और सैलरी का 12% बताना है। अच्छा पहले सैलरी बताओ। वेयर सैलरी इक्वल टू, यहाँ पर सैलरी का मीनिंग होता है, हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग अलग है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस फिक्स्ड परसेंट ऑफ कमीशन। जो कमीशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होना चाहिए। सेल का 1%, 2% ऐसे तब लेंगे कमीशन। तो यहाँ देखिए बेसिक सैलरी कितना है अपना 1,44,000। डियरनेस पे तो है नहीं, और कमीशन है लेकिन ये फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन नहीं है, तो यहाँ पर ये कमीशन आपको नहीं लेना है। अगर यहीं पर कमीशन रहता ना कि सेल का 1%, 2% तो फिर लेते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। ये परसेंटेज बेसिस पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर कमीशन को नहीं लेंगे। जबकि रेंट फ्री हाउस निकालते हो तो कोई भी कमीशन चलता है, बट अगर आप RPF का निकाल रहे हो या HRA वगैरह निकाल रहे हो तो परसेंटेज बेसिस पे दिया हुआ है कमीशन तभी लेंगे। तो फिलहाल कमीशन को नहीं लेंगे। सैलरी है अपना 1,44,000। डियरनेस पे क्वेश्चन में नहीं है और कमीशन तो लेना नहीं है। अगर ये परसेंटेज बेसिस पे रहता तब लेते। तो 1,44,000 हो गया तुम्हारा सैलरी। अब इसका निकालो आप 12%, देयरफॉर 12% ऑफ सैलरी 1,44,000 का 12%। आप अगर 12% ऑफ सैलरी निकाल रहे हो तो 17,280 हो रहा है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। RPF पे एम्प्लॉयर कितना पैसा जमा कर रहा है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो पर मंथ अगर 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं, इसका मतलब 24,000 जमा कर रहे हैं आपके अकाउंट में। तो आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉयर ने जमा किया 24,000 और आपके सैलरी का 12% हो रहा है 17,280। तो इस अमाउंट से कितना ज़्यादा जमा किया वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो बहुत आसान है इसमें याद करना कि एम्प्लॉयर अगर आपके RPF अकाउंट में पैसे जमा करता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो उसके लिए रूल क्या है कि एम्प्लॉयर जो पैसा जमा करेगा वो आपके सैलरी का 12% से ज़्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल होता है। तो आपके सैलरी का 12% हमने निकाला, तो सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। निकालने पर आया 1,44,000, इसका 12% निकालने पर आ रहा है 17,280। अब इससे कितना ज़्यादा जमा किया, तो 2,000 महीने का जमा किया, इसका मतलब 24,000 जमा किए हैं। तो ये 24,000 इस अमाउंट से कितना ज़्यादा है वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट बराबर 6,720। 6,720 यहाँ पर लिख दीजिए, 6,720। और एक लास्ट में है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज ₹12,000 एट द रेट ऑफ 9.5% इंटरेस्ट। देखिए आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों आपके अकाउंट में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर रहे हैं, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और इन्वेस्ट करने से अगर जो इंटरेस्ट आता है वो 9.5% अगर ज़्यादा आया तो वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पर 9.5% के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो 9.5% से अगर ज़्यादा आएगा तब टैक्सेबल है, उससे कम आएगा तो नहीं। तो यहाँ चूँकि 9.5% आ रहा है इसलिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसको लिखो, इसके लिए वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन RPF एग्जम्प्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि 9.5% के हिसाब से 12,000 आ रहा है। अगर 9.5% से ज़्यादा आता तो फिर इसको देखते कितना ज़्यादा आया।
तो इस तरीके से आपका अमाउंट आपने लिख दिया। अब उसके बाद सभी अमाउंट पोस्टिंग करने के बाद इसको जोड़ेंगे। 1,44,72 6,000 48,000 28 3,000 6,720 सबको जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी। इसको जोड़ने पर आया 30770, इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। उसमें लेस किया जाता है डिडक्शन। अगर क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी बोलते हैं तो इतना ही दूर तक आंसर था, बट टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हमको डिडक्शन माइनस करना होता है। डिडक्शन का सेक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसके अंदर आपको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 50,000 रुपया फिक्स अमाउंट है, तो आपको हर क्वेश्चन में 50,000 रुपया अपने मन से माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। फाइनल आंसर आएगा 257,720। इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 2,57,720 रुपया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको प्रैक्टिस करते रहे। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, 16 हो चुका है। अगली क्लास में 17, 18, 19 इस तरीके से क्वेश्चन आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसको पढ़ने का प्रोसेस पता होना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर इसको पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सबसे पहले जो लिस्ट में दिया हुआ है प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग का सारा रूल्स उसको पढ़ें। अगर मान लो इसमें से कोई एक टॉपिक्स नहीं समझ में आया, सारे मतलब ये जो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन वाला नहीं आया, या रेंट फ्री हाउस नहीं आया, मील नहीं आया, डोंट वरी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सैलरी नहीं आ रहा है, आपको सैलरी समझ में आ रहा है। द ओनली रीज़न इज़ कि आप इसका रूल्स नहीं पता है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो उस रूल्स को प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, आपको सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।